हेलो बच्चों, आज हम आप सभी को लिए लेकर आए हैं डॉल्टन एटॉमिक थ्योरी। बहुत ही बढ़िया जबरदस्त थ्योरी लेकर आए हैं आप लोगों के लिए। टेंशन नहीं लेना, जबरदस्त थ्योरी जिसका नाम है डॉल्टन एटॉमिक थ्योरी। मैं बता ही चुका हूं पहले, है ना। तो डॉल्टन एटॉमिक थ्योरी, मैं ऋतिक जायसवाल एक्सपेंसिव एकेडमी से, जानते तो हो गए यार, रोज रोज यही क्या बताऊं ना। तो चलिए आज हम लोग डॉल्टन एटॉमिक थ्योरी की बात करने आए यहाँ पर। डॉल्टन एटॉमिक थ्योरी क्या होती है, इसको किसने दिया और क्यों दिया, हमें जरूरत क्यों पड़ी। यार पढ़ने का मन ही नहीं होता, केमिस्ट्री में क्यों बनाया गया, पर यार जरूरत है, लाइफ में बहुत जरूरी है। दवा खाते हो वो भी तो यार केमिकल से बना हुआ है ना। तो हमें ज़रूरत है हर चीज़ को पढ़ने की, अच्छी सी एक नॉलेज होना जरूरी है। चलिए मैं बात कर रहा हूँ किसकी, डॉल्टन एटॉमिक थ्योरी। डॉल्टन एटॉमिक थ्योरी क्या है, क्यों दी गई, इन सब के बारे में बात करूंगा। साइंटिस्ट आए, इनको फेल करके आगे बढ़ गए, अच्छे नंबर पाए, वो सब बात करूंगा आज मैं। डॉल्टन एटॉमिक थ्योरी बहुत ही जबरदस्त थ्योरी। देखो इसको एक किसने दिया बता सकते हो। इसका जो कह सकते हो, इसका जीवन काल जो शुरू हुआ वो 1808 में इसकी स्टार्टिंग, या कह सकते हो जॉन डॉल्टन ने इस थ्योरी को 1808 में दिया। तो वो केमिस्ट भी थे, जॉन डॉल्टन भाई साहब हमारे केमिस्ट भी थे। और उसके बाद वो हमारे एक और चीज थे, फिलोसफर भी बहुत बढ़िया थे, बहुत बढ़िया जबरदस्त फिलोसफर थे। तो उनके बारे में आज हमें पढ़ना है। उन्होंने जो थ्योरी दिया, डॉल्टन एटॉमिक थ्योरी क्यों दिया, कहाँ से दिया, उन सब के बारे में आज हम लोग बात करने जा रहे हैं। डॉल्टन एटॉमिक थ्योरी, डॉल्टन एटॉमिक थ्योरी, ठीक है। डॉल्टन एटॉमिक थ्योरी बढ़िया से नजर आ रहा। डॉल्टन एटॉमिक थ्योरी, डॉल्टन एटॉमिक थ्योरी मैं दो बार ये बात कर चुका हूं। तो चलिए अब इसके मेन पॉइंट्स पे आते हैं। 9th और 11th के बेसिस से बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है। अक्सर बोर्ड एग्जाम में भी, बोर्ड में तो आती नहीं यार, पर इसके एटम से क्वेश्चंस बन जाते हैं। पर जो है कि डॉल्टन एटॉमिक थ्योरी 9th और 11th के बेसिस से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन कंपलसरी रहता है हमारा। तो चलिए डॉल्टन एटॉमिक थ्योरी में अब हम लोग बात करेंगे। एक पॉइंट आता है, मैंने पहली बात करा कि 1808 में इसको दिया गया, डॉल्टन साहब ने दिया, जिनका पूरा नाम जॉन डॉल्टन था, ठीक है। वो एक ग्रेट फिलोसफर भी रह चुके हैं, केमिस्ट तो है ही भैया। जब केमिस्ट में इन्होंने थ्योरी दे डाला तो भैया ये केमिस्ट तो होंगे ना, केमिस्ट थे तभी तो थ्योरी दिया। हम लोग कहाँ थ्योरी दे पाते। देखो जॉन डॉल्टन की आप थ्योरी में बताने जा रहा हूँ। पहला पॉइंट, कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए लिखने के लिए। चलिए पहला पॉइंट मैं बता रहा हूँ। देखो क्या होता है, मैंने पहले वीडियो में जो पढ़ा, एटम्स का इंट्रोडक्शन में जो देखा कि वहां पे क्या कहा गया था कि मैटर्स के छोटे छोटे पार्टिकल्स ही क्या होते हैं, हमारे वही एटम्स होते हैं। सिंपली एक पॉइंट उठा के वहां वाला यहाँ पर छाप दो, थ्योरी का क्वेश्चन आया, बढ़िया वही छाप दो। पहला नंबर, एक नंबर हमें दे दिया। पर समझना भी जरूरी है यार, पहले समझो कि देखो मैटर मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली सॉरी, जल्दबाजी में शब्द भी निकल आते बढ़िया बढ़िया, है ना। मैटर मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल डिस्क्रीट पार्टिकल्स, उसी को भैया हम लोग क्या कहते थे, उसी को हम लोग कहते थे क्या, एटम्स। भैया स्मॉल लेटर में लिखो, नहीं भी कहोगे कैपिटल लेटर के बीच में स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर सब एक साथ लिखे दे रहे हैं सर। तो चलिए एक ही सीक्वेंस में फ्लो में लिखते जाएंगे, है ना। तो मैटर क्या हुआ हमारा कि एक स्मॉल छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं उन्हीं को हम लोग ने क्या कहा था कि वो हमारा मैटर होगा। अब दूसरी बात क्या आती है, दूसरी बात एटम्स के बारे में पढ़ चुके हो। अब भाई मॉलिक्यूल, जो मॉलिक्यूल होता था वही तो कंपाउंड होता था, क्योंकि मॉलिक्यूल कंपाउंड देखो जस्ट एज द सेम होता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है उसकी बात करेंगे। देखो एटम जो होते हैं, छोटे छोटे एटम्स क्या होते हैं, आपस में मिलकर ही तो मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। तो वही बात यहां पर हम लोग अब लिखेंगे कि एटम ऑफ different element combine to each other form molecule, या फिर उसको हम लोग क्या बात कर सकते, कंपाउंड भी तो कह सकते हैं। ब्रैकेट में भैया लिख देना, कंपाउंड भी कहते हैं ना। बताइएगा कि भैया सर ने हमको एलिमेंट का मतलब जो एटम्स का मिलना ही हमें कंपाउंड बताया, मॉलिक्यूल्स नहीं बताया।
मैं सब बता रहा हूं कि उसको मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड कुछ भी कह दो, मतलब कुछ भी ना कह देना, कुछ भी मतलब जैसे दो शब्द मॉलिक्यूल्स या एटम्स या फिर कंपाउंड का मैंने बताया वही दो शब्द कहिएगा, है ना। तो अब तीसरी बात क्या आती है इसमें, तीसरी चर्चा आई है कि भैया और कौन सा पॉइंट हो सकता है इसमें, और हम लोग इसमें क्या क्या पढ़ सकते हैं। तो एटम्स में पढ़ने को तो बहुत कुछ है, पर डाल्टन ने क्या कहा, मेन मुद्दे की हम लोग बात करते हैं कि डाल्टन भाई साहब ने क्या कहा। डाल्टन भाई साहब ने कहा कि जो एटम्स होंगे ना वो हमारे याद आया कुछ, इंडेस्क्रूटिबल शब्द बड़ा कठिन है, तोड़ मरोड़ कर बनाया गया है। तो क्या होते हैं कि एटम्स होते हैं इंडेस्क्रूटिबल होते हैं। क्यों? इंडेस्क्रूटिबल का मतलब क्या होता है? तो इंडेस्क्रूटिबल का मतलब देखो क्या होता है कि ऐसी रिएक्शन या ऐसे पदार्थ या ऐसे सब्सटेंस या ऐसे कंपाउंड या ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनमें रिएक्शन के दौरान या फिर कह सकते हो जितना रिएक्टेंट इधर है जितना प्रोडक्ट इधर है सेम रहे, चाहे जितनी रिएक्शन हो जाए, जितना इधर 18 जैसे वाटर में 18 ग्राम इधर था तो 18 ग्राम इधर पे था, वही मतलब यहाँ पर है। वहां की डिफिनेशन क्या पढ़ा था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में, देन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। यही बात यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि इंडेस्क्रूटिबल में क्या हो सकता है। तो चलिए तीसरा पॉइंट लिखिए आप लोग, क्या लिखेंगे, एटम्स आर इंडेस्क्रूटिबल। ठीक है, इतनी बात सही रही। तो वो अपने अपना सेंस होता है या कह सकते हो अपना अपना कहने का तरीका होता है, कोई कुछ कहता है कोई कुछ कहता है, हम तो इंडेस्क्रूटिबल ही कहेंगे भैया। तो इसमें एक चीज और लिखेंगे क्या, दे नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय। ना ही इसको हम बना सकते हैं ना ही इसके लिए हम भगवान ठहरे, मतलब कह सकते हो ना ही हम इसको भगवान की तरह, मतलब ना ही इसको हम बना सकते हैं, हम इंसानों को तो भगवान ही बनाते हैं ना, तो उस तरह हम इसको तो भैया बना नहीं सकते कि इसकी क्रिएट कर दे डिस्ट्रॉय कर दे। वही भैया एटम होता है, वही इंडेस्क्रूटिबल का मतलब होता है, वही जॉन डाल्टन थ्योरी होती है, वही जॉन डाल्टन थ्योरी का मेन पॉइंट होता है। तो चलिए एक पॉइंट और जानते हैं, जबरदस्त पॉइंट है, क्या है कि एटम्स आर इन, सोचो आगे क्या हो सकता है, इंडिविजुअल मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है इंडिविजुअल। तो इसका मतलब क्या होता है, आप सोचो, इसका वर्ड बहुत यूज किया गया, तो इसको क्यों यूज किया गया, मतलब क्या होता है कि एटम्स को हम लोग देखो, एटम छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, मैंने कहा था माइक्रोस्कोप की सहायता से उसको हम लोग देख सकते हैं। तो मतलब कहने का है कि इंडिविजुअल का मतलब होता है जिसको हम फिर से ना डिवाइड कर पाए, वही हमारा इंडिविजुअल होता है। क्या सर इसको डिवाइड मतलब देखो एटम्स क्या हमें दिखाई देते हैं, क्या उसको और तोड़ सकते हो, नहीं तोड़ सकते हो, तो वही बात यहाँ पर करना है इंडिविजुअल। तो यहाँ पर एक लाइन लिखेंगे कि आप लोग भूले ना भटके ना, है ना। तो चलिए यहाँ पर हम लोग देखेंगे क्या लिखेंगे, मैं तो भूल गया, बताओ यार क्या बोला था। चलो अच्छा मैं लिख ही देता हूँ, फिर हो सकता है याद ही आ जाए। दे आर, या फिर लिख दो दे कैन नॉट फर्दर सब डिवाइडेड। इनको हम फिर से डिवाइड या कह सकते हो तोड़कर, पत्थर को तोड़कर हम ईंटों को बना सकते हैं। ईंटें इससे थोड़ी यार मिट्टी से बनते समझ गए। तो सब डिवाइडेड, देखो पत्थर को नहीं तोड़ेंगे, यहाँ पर पत्थर तोड़ेंगे यार हाथ टूट जाएगा, ठीक है, तो पत्थर न तोड़िएगा, पत्थर से ना मारे कोई मेरे दीवाने, है ना, तो वो गाना यहाँ पे नहीं चलाना, तो पत्थर से ना मारिएगा। तो हम इसको छोटे छोटे जो बहुत ही छोटे से, जैसे कोई भी गुटखा ले लेते, जैसे कोई भी अरे ले लेना आप घर में, उसको तोड़ के देख लेना, वहां पर एटम्स जो एकदम छोटे छोटे हो जाएंगे उसको हम लोग नहीं तोड़ सकते। इतनी बात क्लियर हुई है, 4 पॉइंट्स मैंने आप लोगों को बताए, इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे की बात करता हूँ। कि चलिए आगे की बात पहले मैं कर ही लेता हूँ या फिर वास करता हूँ, चलो वास करता हूँ, इसको पॉज करके नोट करते रहिएगा, है ना। 2 पॉइंट वास कर देता हूँ, 2 को आप लिखिए, तब तक नीचे वाले लिख लीजिएगा। चलिए 2 पॉइंट्स क्या कहते हैं कि बात ये आई कि भैया एटम्स अगर डिफरेंट एलिमेंट के होंगे तो वो क्या फॉर्म करेंगे। देखो भैया एटम अगर डिफरेंट एलिमेंट के होंगे ना तो हर रिस्पेक्ट में डिफरेंट ही दिखेंगे, ठीक है। इधर ईटा है तो इधर पत्थर, देखो ईटा पत्थर अलग अलग दिखेगा। तो वही बात यहाँ पर करना है क्या कि
यहाँ पर लिखेंगे, काले वाले से लिख रहे थे ना, काले वाले से, कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट आर डिफरेंट इन ऑल रिस्पेक्ट, वो हमारे डिफरेंट होंगे सारे रिस्पेक्ट में। तो अब छठवां पॉइंट क्या आता है कि यहाँ पर डिफरेंट की बात जब कर लिया तो सिक्स्थ पॉइंट हमारा सिंपल है, याद होगा, बन रहा होगा कि अगर सेम सेम हो जाएंगे तो उसके लिए क्या होगा, सेम सेम हो जाएंगे। तो एटम्स, यहाँ पे कर लीजिएगा, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट। आइडेंटिकल का मतलब क्या है? आइडेंटिकल का मतलब कि जो हमारा सेम सेम हो, सेम सेम, जैसे आइडेंटिकल का मतलब सेम, जैसे यहाँ पे ईटा रखा हुआ है तो ये भी ईटा ही रखा हुआ है, तो दोनों ईटे हैं ना, तो ये हमारा क्या हुआ, सेम सेम हुआ, है ना। ये एक भाई है, ये भी इसी तरह का है, तो ये भी एक, दोनों में आइडेंटिकल है। तो यही बात हुई कि दोनों देखो एक जैसे दिख रहे हैं ना, एक दूसरे को देख रहे हैं, तो मतलब क्या हुआ, सेम सेम। तो मतलब ये हर रिस्पेक्ट में क्या हुआ, सेम हुआ। तो आइडेंटिकल क्या होता है, सभी रिस्पेक्ट में हमारे आइडेंटिकल्स होती है, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करने जा रहे हैं किसकी, कि सेम एलिमेंट की बात हो गई और डिफरेंट एलिमेंट की बात हो गई। तो अगर एटम्स जो होते हैं क्या रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं? क्या ये जो एटम्स होते हैं, छोटे छोटे जो आइटम्स होते हैं, इतने छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो हमें माइक्रोस्कोप की सहायता से दिखते हैं, क्या ये जो है हमारे रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं? पहले वीडियो में मैंने इंट्रोडक्शन का एटम एंड मॉलिक्यूल्स में बताया था कि ये जो है रिएक्शन में पार्टिसिपेट बहुत ही आसानी से इंडिपेंडेंटली कर सकते हैं। तो ये क्या होता है, एक पॉइंट इसमें इससे भी बनता है क्या, कि यहां पर क्या लिखेंगे, सोचो, मतलब एटम जो होते हैं किससे बने, स्मॉलेस्ट यूनिट है, ठीक है। एटम्स आर स्मॉलेस्ट यूनिट दैट इज दे टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, टेक पार्ट इन केमिकल, लिख दो, नहीं रिएक्शन पहले लिख दिया, कह दोगे गलत पढ़ा दिया, इन केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो ये हमारे केमिकल रिएक्शन में पार्ट करते हैं। यही हमारे 7 पॉइंट्स हैं, 9th और 11th के बेसिस से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसी पर हमारे बनते हैं, ठीक है। ये 9th में भी और 10th 11th में सेम ही है, कुछ थोड़े बहुत पॉइंट्स इधर उधर भले ही होंगे, नहीं तो सिमिलर मैंने लिखा दिया है, 11th वालों के लिए भी ये काम आएगा, ठीक है। तो चलिए इतने पॉइंट्स हो गए हैं, तो अब इनकी हम बात करते हैं कि इनकी लिमिटेशंस क्या हो सकती है, इनकी लिमिटेशंस क्या होंगी। इतनी तो हो गया। अब नए नए साइंटिस्ट आए, लिमिटेशन क्या होता है, लिमिटेशन का मतलब जो नए नए साइंटिस्ट आए, देखो वो आए तो अपना बढ़िया भौकाल से अपना स्टैंडर्ड दिखाएंगे कि हम भी तुमसे ज़्यादा कुछ अच्छा खोज कर सकते हैं। तो वही खोज करने के तरीके में डॉल्टन भाई साहब पीछे रह गए, पर 1808 में ये पहले साइंटिस्ट हुए जो इसकी खोज किया, इन्हीं ने ये सोचा। उसके बाद तो बहुत लोग सोच सकते हैं ना, पर इन्होंने सबसे पहले सोचा कि ये सब हो सकता है इसके अंदर। तो अब नए नए साइंटिस्ट आए तो उन्होंने बताया कि तुम्हारी थ्योरी भाई साहब, आप सर आपकी थ्योरी कहीं ना कहीं गलत हो रही है, कहीं ना कहीं गलत हो रही है। तो पहले आप 7 पॉइंट लिख दीजिए, फिर इनको कहीं ना कहीं हम लोग गलत करेंगे। अब कहेंगे सर कभी से देखो, पहले हम लोग सही पढ़ते, उसके बाद लिमिटेशन पढ़ के उसको गलत साबित करते, मतलब क्या नहीं, मतलब निकला हम लोग जानेंगे कि थ्योरी कौन सबसे पहले इसको सोचा, किसने दिमाग में लाया, उसके बाद हम लोग जानते हैं कि हाँ भाई उन साइंटिस्ट ने दिया, उन साइंटिस्ट ने, पर सबसे पहले दिमाग में कौन लाया ये भी एक चीज जाननी चाहिए। उन्होंने क्या सोचा, उनके पास क्या दिमाग, क्या टैलेंट था। तो वही बात यहाँ पर हमें आज किया कि इनके पास क्या टैलेंट, 7 पॉइंट में उनका टैलेंट बताया। और उसके बाद अब इनकी लिमिटेशंस हम लोग बात करने जा रहे हैं। पहले 7 पॉइंट्स को जो है नोट कर लीजिए, ठीक है, इनको नोट कर लीजिए, फिर बात करते हैं। चलिए पॉज करके नोट कर लीजिए। लिमिटेशन की हम लोग बात करते हैं, डॉल्टन भाई साहब की लिमिटेशंस। लिमिटेशंस में क्या कहा, लिमिटेशंस मतलब क्या क्या हुआ, लिमिटेशंस ऑफ Dalton atomic
थ्योरी। डॉल्टन भाई साहब ने भैया थ्योरी तो दे डाली, पर बहुत लोग आए कहा भैया लिमिटेशंस भी लिखो इनकी, इन्होंने ये यहाँ पर गलती किया। तो गलती देखो क्या हुई, इन्होंने सब चीज तो बताया कि इन्होंने कहा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को ये क्या करेगा, फॉलो करेगा। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन की बात भी यहाँ पर इन्होंने कह दिया था कि एक फिक्स्ड रेशियो में हम इसका लेंगे, वही हमारा कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। तो इन्होंने बात तो सही कही, पर इन्होंने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का ही ज्यादातर जिक्र किया, पर इन्होंने ये क्यों नहीं बताया कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के आधार पर सब कुछ बताया, पर क्या हम गैसेस का भी नहीं ले सकते थे, तो उसके बारे में भी इन्होंने नहीं बताया। तो यहां पर दिस लॉ लिखेंगे, दिस लॉ, ये क्या दिस लॉ मतलब, दिस लॉ इसने बताया किसके बारे में, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में बताया कि क्या हो सकता है, ठीक है। और इन्होंने गैसेस के बारे में नहीं बताया। यही बात जो मैंने कहा है, यही बात इसमें लिखनी है कि दिस लॉ एक्सप्लेन दिस लॉ एक्सप्लेन लॉ ऑफ conservation of mass, but it fail to explain gaseous value, but it fail to explain the law of gaseous value। देखो गैसेस के बारे में इन्होंने कोई जिक्र नहीं किया था। हमने शुरू से जो एटम्स का चैप्टर पूरा पढ़ा, गैसेस के बारे में वहां पर कोई शब्द नहीं आया। सीधी सी बात, इन्होंने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में बताया, पर वॉल्यूम के बारे में इन्होंने कुछ नहीं बताया, ठीक है। तो इतना पॉइंट नोट करिए, फिर मैं आगे बताऊं कि देखो दूसरा पॉइंट कि इन्होंने क्या बताया, कि इन्होंने एक्सप्लेन तो किया था कि शेप और साइज क्या होंगे, कि जो देखो डिफरेंट एलिमेंट है उनकी शेप और साइज डिफरेंट होंगी, पर क्यों होंगी, क्यों हम सेम नहीं ले सकते थे भैया। दोनों एलिमेंट ले लिया, एक H2 ले लिया था, एक हमने ऑक्सीजन ले लिया था, उन दोनों का शेप सेम क्यों नहीं लिया, ऑक्सीजन का शेप मैंने अलग क्यों लिया, H2 का शेप मैंने अलग क्यों लिया। तो वही बात यहाँ पर लिखनी, वही ये थ्योरी कह सकते हो कहने में फेल हो गई कि इन्होंने वो क्यों नहीं एक्सप्लेन किया। कि लिखेंगे इट could not explain, it could not explain, क्या नहीं explain किया, why atoms of different element are different in shape, size। शेप और साइज में ये एटम डिफरेंट क्यों कहे गए, क्यों इनका शेप जो है सेम क्यों नहीं लिया गया। इनको सेम ले लेते तो क्या कोई दिक्कत थी, और दिक्कत क्यों कि अब तीसरा पॉइंट बात करते हैं। तीसरा पॉइंट क्या हुआ कि एटम्स जो है हमारे, जो अलग अलग एलिमेंट्स होते थे, डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन होकर एक हमारा कंपाउंड क्यों बनाते थे। तो देखेंगे दिस लॉ failed to explain, यह ला फेल हुआ एक्सप्लेन करने में, when y, या फिर लिख दो y टू एटम टू डिफरेंट एटम कंबाइन टू फॉर्म कंपाउंड। डिफरेंट एटम जो आपस में जुड़ते थे वो कंपाउंड क्यों फॉर्म किए, क्यों इन्होंने ये नहीं बताया कि कंपाउंड ही क्यों फॉर्म करे, बोले वो एटम फॉर्म करा लेते हैं, उसको क्यों नहीं कराया, उन्होंने कंपाउंड ही क्यों कराया। इस बात के लिए इन्होंने एक्सप्लेनेशन नहीं दिया कि क्यों उसका कंपाउंड का फॉर्मेशन कराया, ठीक है। तो अब इतनी बात हुई, 3 लाख एक्सप्लेन। चौथा कि जब हमारे एटम्स आपस में क्या हो रहे हैं, जब कंबाइंड हो रहे हैं तो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या लग रहा, उसके बारे में नहीं बताया कि दिस लॉ फेल टू एक्सप्लेन नेचर ऑफ फोर्स, नेचर ऑफ फोर्स बिटवीन
मॉलिक्यूल्स या कह सकते हो एलिमेंट्स के बीच में जो नेचर ऑफ फोर्स, जब आपस में दो मॉलिक्यूल्स जुड़े तो उनके बीच में कौन सा फोर्स लगा, इसके बारे में इन्होंने नहीं बताया। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फोर्स तो लगा ही होगा यार, कोई भी फोर्स लगा होगा, बहुत से फोर्सेस होते हैं, कोई भी फोर्स तो इसमें लगाना चाहिए था। इन्होंने इसके बारे में देखो पूरी थ्योरी पढ़ाया, इसके बारे में कोई जिक्र नहीं हुआ कि कौन सा फोर्स इसमें लगा। ठीक है, 4 पॉइंट लिखिए, फिर मैं आगे बताऊं। चलिए, पांचवा पॉइंट क्या कहा कि पांचवा पॉइंट इन्होंने क्या कहा कि उसके बारे में अब हम लोग देखेंगे कि इन्होंने एक चीज फिर नहीं एक्सप्लेन किया कि एटम जो होते हैं, इन्होंने कहा कि रिएक्शन में पार्टिसिपेट तो कर लेते हैं, एक मिनट, रिएक्शन में पार्टिसिपेट तो कर लेते थे, एक मिनट, पर वो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करते थे। उसके बारे में क्या कहा, कौन सा पॉइंट होगा ये, कोई भी पॉइंट लिख लेना स्टार बना के, है ना। तो इन्होंने कहा कि जो हमारे एटम्स होते हैं वो फ्री स्टेट में क्यों नहीं एग्जिस्ट होते हैं, या फिर कह सकते हो फ्री स्टेट में क्यों नहीं एग्जिस्ट होते हैं। तो यही पॉइंट लिखेंगे, इट कुड नॉट एक्सप्लेन, इट कुड नॉट एक्सप्लेन व्हाट लिखे, कौन सी लाइन बन रही, बनाओ जरा बढ़िया लाइन, है ना, बनाओ कोई लाइन। इट कुड नॉट एक्सप्लेन, क्या नहीं एक्सप्लेन किया कि वाई एटम कैन नॉट एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट एंड कंपाउंड एग्जिस्ट। कंपाउंड तो एग्जिस्ट कर रहा था पर एटम नहीं एग्जिस्ट कर रहा था, सिर्फ वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा था। ठीक है, तो यही हमारे सारे पॉइंट, जितना ये जो पॉइंट्स रहा हो उसको देख के उसी हिसाब से लिख लीजिएगा। इतना तो याद नहीं कौन सा पॉइंट था, जो भी था आगे इसको बढ़ा के लिख दिए। चलिए, बस डॉल्टन एटॉमिक थ्योरी की लिमिटेशंस इतनी है, 9th और 12th के 11th के बेसिस से बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी रही। चलिए ओके, अब इतना नोट कर लीजिएगा। ओके, अच्छा, थैंक यू।